देखिए, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, महाराष्ट्र में कल सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा दूसरे चरण में झारखंड की बची हुई 38 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। इन राज्यों के अलावा कई अन्य सूबों में उपचुनाव भी होंगे। और मतदान से पहले महाराष्ट्र के पुणे में हाईवे पर पुलिस ने प्रेशर कुकर से भरा एक ट्रक पकड़ा है, जिसमें 1361 कुकर मिले हैं। ट्रक जब्त करने के बाद पुलिस ने बताया कि प्रेशर कुकर इलाके में कुछ लोगों को दिए जाने की टिप मिली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल इलाकों में 70% तक हिंसा कम करने में सरकार सफल रही है। और दिल्ली के हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश जारी हो गए। 64 करोड़ रुपए का बकाया न चुका पाने की वजह से हिमाचल हाई कोर्ट ने हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। और मणिपुर में मारे गए कुकी उग्रवादियों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों लोग खाली ताबूत लेकर सड़कों पर उतर आए। मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसा भड़की हुई है। और दिल्ली पुलिस ने चीन के एक नागरिक को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी फैंग चेन के खिलाफ 18 मामलों का पता चला है। चीनी नागरिक पर 100 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप लगे। और आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के सेना ने पुणे में एक साथ वॉर एक्सरसाइज की है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवानों ने अपना शौर्य दिखाया। ऑस्ट्रा हिंद 2024 नाम से हो रही यह एक्सरसाइज पीस कीपिंग ऑपरेशन के तहत की जा रही। बड़ी खबर, अमेरिका से मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन ने पहली बार लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल किया। ब्रियांस्क में अमेरिकी हथियार से यूक्रेन की सेना ने हमला किया। ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और 7 दिन बाद आज शेयर बाजार में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। सिर्फ 75 मिनट में निवेशकों ने 6,55,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वहीं पिछले 7 दिनों में शेयर बाजार को 23.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। देखिए, विश्व कूटनीति और इस खबर के केंद्र में हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पहला बड़ा अपडेट यह है कि पुतिन भारत आ रहे हैं और इस बात की जानकारी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने खुद दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार रूस आ चुके हैं और अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्दी भारत का दौरा करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव। ध्यान से देखिएगा ये खबर, यानी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के नियम रूस ने बदल दिए हैं। पुतिन ने फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 51 दिनों के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। पुतिन के इस फैसले में बड़े टकराव के संकेत छुपे हैं। आमतौर पर हम थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं, लेकिन इस बार रूस की तरफ से दी गई धमकी में तृतीय विश्व युद्ध की बात की गई है। रूस ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है रूस भयानक नरसंहार करने वाला परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। पूरी दुनिया में विमर्श हो रहा है कि ट्रंप के आते ही वो रूस यूक्रेन में सीजफायर करा देंगे और करीब 1000 दिन से चल रहा भीषण युद्ध रुक जाएगा। लेकिन पुतिन के इस फैसले ने आग में घी का काम किया है। इससे ट्रंप के शांति प्रस्ताव वाले फैसले को बड़ी चोट पहुंच सकती है, क्योंकि नई न्यूक्लियर पॉलिसी के शब्दों पर ध्यान देंगे तो ये महायुद्ध को भड़काने वाले हैं। रूस में सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन और पुतिन के बेहद खास माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस के नए परमाणु सिद्धांत का मतलब है हमारे देश के खिलाफ दागी गई नेटो मिसाइलों को रूस पर हमला माना जाएगा। रूस कीव और प्रमुख नेटो ठिकानों के खिलाफ, चाहे वो कहीं भी स्थित हो, परमाणु हथियार से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। पहली बार रूस की तरफ से दी गई डायरेक्ट धमकी में तीसरे विश्व युद्ध की बात की गई। यह नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जो पहले से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी है। पुतिन ने आज ही यूक्रेन और पश्चिमी देशों को खुली चुनौती और चेतावनी देते हुए एक डिक्री पर साइन किया है, जिसमें बताया गया है कि आखिर रूस किन हालात में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने कहा है कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला किया जा सकता है। पुतिन की धमकी बेहद विनाशकारी है। पुतिन ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब 2 दिन पहले ही बाइडेन ने यूक्रेन को रूस में लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की खुली छूट दे दी। इस फैसले से यूक्रेन रूस में 300 किलोमीटर घुसकर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि इस बार पुतिन ने ऐसी धमकी दी है जिसने पश्चिमी देशों को जरूर हैरान कर दिया होगा।
अब फिक्र में बात ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरो में हुए दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक सम्मेलन की। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में भारत की धाक एक बार फिर देखने को मिली है। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील कर रहा है। ब्राजील ने भारत का सम्मान किस तरह किया वो आप आज देखेंगे। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी को सेंटर स्टेज में जगह दी गई। ग्लोबल मंच पर दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक शक्तियों के बीच इस तस्वीर में सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिसमें पीएम मोदी की कुर्सी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल्कुल बगल में लगी दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी लाइन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी आगे लगी थी और उनके बगल में थे G20 की मेजबानी कर रहे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा। यानी दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप G20 में भारत की पोजीशन बहुत मजबूत दिखाई दी। हालांकि इसमें एक और फैक्ट है, भारत इससे पहले होस्ट था और जो करंट होस्ट है उसके बगल में फॉर्मर होस्ट की कुर्सी लगी थी। इस ग्रुप में शामिल सभी देशों के लिए भारत एक नया ग्रोथ इंजन बन गया। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा समय में G20 देशों में सबसे ज्यादा विकास दर भारत की है। अब इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे थे तब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने रास्ते में ही उनका स्वागत किया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा और फिर हाथ पकड़कर काफी देर तक बात करते रहे। भारत और ब्राजील दो ऐसे देश हैं जिनकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट का रूस और अमेरिका जैसे देश समर्थन कर चुके हैं और इस बार भी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने भारत के पक्ष में बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाए जाने की मांग की है। यानी भारत और ब्राजील दो ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें यूएन जैसी संस्थाएं लंबे वक्त तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उनका हक देने से रोक नहीं सकती। भारत जहां पिछले साल ही दिल्ली में G20 समिट को होस्ट कर चुका है, तो वहीं इस बार ब्राजील ने भी रियो डी जेनेरो में दुनिया की 20 आर्थिक शक्तियों को बड़ा मंच दिया। G20 समिट के साथ ही भारत की कई देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, पुर्तगाल के पीएम, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और नॉर्वे के पीएम से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इसके साथ ही भारत और ब्राजील के बीच आके बहुत बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। ये एक बार्टर डील है जिसमें दोनों देशों को फायदा होगा। भारत ब्राजील से 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट प्लेन ले सकता है, तो बदले में ब्राजील भारत का बेहद ताकतवर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ले सकता है। भारत ब्राजील से C-390M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जेट ले सकता है, तो वहीं ब्राजील भारत से तेजस MK-1A फाइटर जेट खरीद सकता है। भारत अपने यहां AN-32 को बदलना चाहता है, जिसका बेहतर विकल्प C-390M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है, तो वहीं ब्राजील अपने यहां F-5 फाइटर जेट को बदलना चाहता है, जिसके विकल्प के तौर में वो तेजस को देख रहा है। भारत और ब्राजील में हर साल करीब $15 अरब का व्यापार होता है। ब्राजील के साथ भारत के करीब 75 साल पुराने कूटनीतिक संबंध हैं। करीब 22 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील में सिर्फ 4000 भारतीय रहते हैं, लेकिन ब्राजील में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। अब जो न्यूज़रील आपके सामने आ रही है उसमें आपको भारत की कूटनीतिक शक्ति के सभी सूत्र देखने को मिल जाएंगे। अब G20 की ग्रुप फोटो में आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह भारत इस समय पूरी दुनिया की कूटनीति का सबसे ट्रेंडिंग खिलाड़ी है। ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं। जब G20 शिखर सम्मेलन में इस शहर के मशहूर
शुगरलोफ माउंटेन के बैकड्रॉप में फोटो खिंचवाई गई तो प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बिल्कुल बीच में थे। इस दौरान वर्ल्ड लीडर्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एकजुटता का संदेश दिया। तभी देखा गया कि पीएम मोदी थम्स अप कर रहे थे, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। उसी दौरान बाकी वर्ल्ड लीडर्स तालियां बजा रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस तस्वीर में अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे। इस इवेंट को कवर करने के लिए दुनिया भर से सैकड़ों पत्रकार मौजूद थे, वो भी इसमें बाइडेन को न देखकर हैरान हुए। थोड़ी देर में कैमरा तेजी से जूम होता है और दूर से बाइडेन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ आते दिखाई दिए। यानी G20 लीडर्स ने ग्रुप फोटो के लिए बाइडेन का इंतजार तक नहीं किया और बाइडेन को दूर से आता देख पत्रकारों में अचानक हड़कंप मच गया। ऐसा नहीं है कि बाइडेन इस ग्रुप फोटो में शामिल होने के लिए नहीं आ रहे थे, वो इस पोडियम से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थे। लेकिन G20 लीडर्स ने 2 मिनट के लिए भी बाइडेन का इंतजार नहीं किया। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह एपेक्स सम्मेलन के ग्रुप फोटो में बाइडेन को सबसे पीछे और एक किनारे पर जगह दी गई। और आज जब वो G20 में ऑफिशियल ग्रुप फोटो के लिए आ रहे थे तो G20 के दूसरे लीडर्स ने उनके आने तक का इंतजार नहीं किया। यानी जो व्यक्ति 4 साल से दुनिया की सुपर पावर, देश की सुपर पावर सीट पर बैठा है, उसकी हालत चुनाव हारते ही क्या हो गई। चुनाव हारने के बाद बाइडेन कुछ समय के लिए ही राष्ट्रपति पद पर है और उनके साथ ऐसा सुलूक हो रहा है। सत्ता के शिखर से उतरते हुए शक्तिशाली राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा बर्ताव हो सकता है, यह सोचने वाली बात है। जब बाइडेन की गिरती वैश्विक साख की तस्वीर दिखाई हमने, ऐसे में आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। सामने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बैठे हुए हैं। वो इस वीडियो में खोए खोए से नजर आ रहे हैं, मानो सब ने उनसे उचित दूरी बना ली हो। जबकि ट्रूडो के ठीक पीछे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किसी गंभीर विषय पर बड़ा मंथन कर रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर लोग कह रहे हैं कि आज ग्लोबल मंच पर कोई ट्रूडो से बात नहीं करना चाहता। वहीं ट्रूडो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ट्रूडो जैसे ही अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हैं, उनके बगल में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनकी तरफ देखते तक नहीं है। ट्रूडो कुछ सेकंड्स के लिए इधर उधर देखते हैं, इसके बाद वो अपने बाईं तरफ मुड़कर जैसे ही बात करने की कोशिश करते हैं, उनके बगल में बैठे व्यक्ति दूसरी तरफ घूम जाते हैं। यानी कूटनीतिक शक्तियों के इस एल्बम में जो हाल बाइडेन का है, उससे भी बुरा हाल ट्रूडो का हो गया है। और ट्रूडो का यह बुरा हाल इसलिए हुआ है क्योंकि शी जिनपिंग उनको पहले ही आईना दिखा चुके हैं कि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन शेयर किया था। खैर, आपने G20 समिट में ट्रूडो का हाल देख लिया। उन्होंने दुनिया भर के देशों से अपने संबंध ऐसे बिगाड़ लिए हैं कि कोई उनसे मिलकर साझा भविष्य बुनने की बात नहीं करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ G20 की एक तस्वीर की चर्चा जोर शोर से हो रही है। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गंभीर चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरफ भारत रूस को आमंत्रित कर रहा है, पुतिन जल्द भारत आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका को भी साधे हुए है। यानी भारत कूटनीति का ऐसा प्लेयर बन गया है जिसे हर कोई अपनी टीम में रखना चाहता है। और यह भारत की कूटनीतिक शक्ति का ही सामर्थ्य है जो वो दुनिया के हर देश से अपनी शर्तों पर संबंध बना रहा है। इन संबंधों में कोई बाध्यता नहीं है, फिर भले ही वो रूस जैसा वर्षों पुराना भारत का अभिन्न मित्र हो या फिर पूंजीवाद सुपरवाद अमेरिका हो। यानी कि हम क्वाड के भी सदस्य हैं, G20 के भी सदस्य हैं और ब्रिक्स के भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। झारखंड और महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेताओं के दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। कल कुछ घंटों के बाद हम आपको एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाने वाले हैं इसी चैनल पर। मॉर्निंग से लेकर एकदम एग्जिट पोल तक एक एक डिटेल आपको इस चैनल पर दिखने वाली है। लेकिन 10 घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक आज दिन भर खूब हंगामा हुआ। महाराष्ट्र में तो नोटों के बंडल लहराए गए, वो भी लाखों नहीं करोड़ों के नोट। घेरे में बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े हैं। इन तमाम खबरों को हमने विस्तार से इस फाइल में आपके लिए समेटा है। सबसे पहले हम आपको विरार नोटकांड की इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसकी आग महाराष्ट्र में बहुत तेजी से महसूस हो रही है। क्या इन नोटों से वोटों की बारिश करवाने का प्लान था? सच क्या है? आइए इसे डिकोड करते हैं।
मुरादाबाद में बीजेपी नेता को रुपयों से तौला गया, लेकिन बीजेपी नेता के लिए जिस विशेष समुदाय ने ऐसा किया उसके बारे में जानकर आप अवश्य चकित रह जाएंगे। हमारी तीसरी खबर है में पठान के आंसू हैं। वोटिंग से ठीक पहले निकलने वाले आंसुओं का राजनीति में विशेष महत्व है। अक्सर ऐसे आंसुओं में नेताओं को जीत की संभावनाएं दिखने लगती हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव की बुर्का और नकाब वाली राजनीति क्या है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। शुरुआत विरार नोट कांड से, जिसकी इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। कैश फॉर वोट शब्द एक बार फिर ट्रेंडिंग है, क्योंकि महाराष्ट्र से चुनाव आचार संहिता और व्यवस्था पर सवाल उठाती एक तस्वीर आई। देश भर में वायरल हो रहे इस वीडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े दिख रहे हैं। तावड़े पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप है। उन पर यह इल्जाम बहुजन विकास अघाड़ी नाम की पार्टी ने लगाया। ये पार्टी वसई विरार इलाके में प्रभाव रखती है, जिसके नेता क्षितिज ठाकुर हैं। क्षितिज का दावा है कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर मुंबई के पास विरार के एक होटल में पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के दूसरे नेता और कार्यकर्ता भी थे। इसी दौरान बहुजन विकास अघाड़ी को सूत्रों से इसकी जानकारी मिली। क्षितिज ठाकुर दल बल के साथ होटल पहुंचे। सोचिए, और फिर से हंगामेदार तस्वीर निकल कर आती। क्षितिज ठाकुर की विनोद तावड़े से बहस भी हुई। इस वीडियो में बीवीए कार्यकर्ता नोट लिए दिखाई दे रहे हैं। एक युवक के हाथ में एक डायरी भी है। दावा है कि इसी डायरी में पैसों का लेखा जोखा दर्ज है। नोटों की गड्डियों के बीच ही बीजेपी और बीवीए कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। हंगामा बढ़ता चला गया। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो पुलिस भी पहुंच गई। तब जाकर बीजेपी के कद्दावर नेता विनोद तावड़े को वहां से निकाला जा सका। वायरल वीडियो में होटल के कमरा नंबर 405 की तस्वीर है, जिसमें एक बैग में नोटों की कुछ गड्डियां हैं। दावा है कि 9 लाख रुपए हैं। कुर्सी पर एक पेपर रखा है, जिसमें 19 नवंबर 2024 की तारीख लिखी है। इसके बाद विनोद तावड़े का नाम है, कुछ और नाम लिखे हुए हैं। कैश कांड का यह वीडियो काफी तेजी से फैल चुका है। जाहिर है चुनावी मौसम में विपक्ष को बैठे बैठाए बीजेपी पर हमले का बड़ा राजनीतिक हथियार मिल गया। विपक्ष बीजेपी पर पैसों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रहा है। बीजेपी को घेरने का इससे अच्छा मौका उनके लिए क्या हो सकता था। बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर सर्च की याद दिलाते हुए कहा, मेरे बैग से कुछ नहीं मिला था, विनोद तावड़े पैसे बांट रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और मसल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं। ओवैसी ने पूछा कि क्या यह वोट जिहाद है, धर्म युद्ध है? एक है तो सेफ है। हालांकि विनोद तावड़े की सफाई आई। उनका कहना है कि पुलिस और चुनाव आयोग सीसीटीवी की जांच करे, सच सबको पता चलेगा। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विरार नोट कांड का वीडियो टैग करते हुए पीएम मोदी से पूछा है कि 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है, जनता का पैसा लूटकर किसने टेम्पो में भेजा। वोटिंग के इस नाजुक मोड़ पर विरार नोट कांड को लेकर राजनीति फुल स्पीड से भाग रही है। विनोद तावड़े के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े पर एफआईआर दर्ज करा दी है, और ये बात तब की है जब तक इस मामले की जांच होगी, तब तक चुनाव भी खत्म हो चुका होगा और महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठा होगा। के कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अर्थात कदाचित भारतीय जनता पार्टी पॅनिक मध्ये असेल, त्यांचं सरकार येत नाही असं त्यांना दिसतंय आता, त्याच्यामुळे येईल सही, पण ही भारतीय जनता पार्टीचे योग्य नाही। आणि मी खरंच सांगते, विनोद तावडेंकडून मला ही अपेक्षा नव्हती कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। विरोधकांनी एक फिल्म तयार केली, विरोधकांनी मीडिया मॅनेजमेंट केलं आणि विनोद तावडेजींना षडयंत्रपूर्वक गोवण्यात आलं। खरं तर विनोद तावडे राष्ट्रीय महासचिव आहे। राष्ट्रीय महासचिव पदावर असलेला व्यक्ती असे पैसे वाटप करतील का, याचाही विचार केला पाहिजे। बीजेपी नोट जिहाद कर रही है।
नोटों के भरोसे लोगों को खरीदकर, लोकतंत्र को खरीदकर चुनाव में जीतना चाहती है। ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। आज वो कितना भी सफाई दे कि मैं पैसे बांटने नहीं, मैं चिट्ठियाँ बांटने आया था, तो ये तो कोई बात, इस बात को तो कोई मान्य नहीं करेगा। Some seizure is also made. Then by police machinery, the process of registering the FIR under relevant act is in progress, and everything is under control. वैसे आपके लिए जरूरी जानकारी यह भी है कि विनोद तावड़े के मामले से अलग महाराष्ट्र के नासिक में होटल के कमरे से 2 करोड़ रुपए कैश मिले। पुलिस जांच कर रही है कि ये हैं किसके। वैसे इस चुनाव में कैश जब्त होने की मात्रा पिछले चुनावों की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी है। चुनाव आयोग ने इस चुनाव में 1082 करोड़, मैं रिपीट कर रहा हूं ये नंबर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, 1082 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 660 करोड़ रुपए, झारखंड में 198 करोड़ रुपए और उपचुनाव वाले राज्यों में करीब 224 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। चुनाव में इतने पैसे खर्च होते हैं, चुनावों में इतने पैसे जब्त किए जा चुके हैं। अफसोस, काश जनता का भला करने में ऐसे कुछ पैसे इस्तेमाल होते कभी। खैर, महाराष्ट्र और झारखंड में जब्त किए गए कैश पिछली बार की तुलना में करीब 7 गुना ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर जब्त हो रहे कैश से ही सवाल उठता है कि क्या चुनाव में पैसे के छिड़काव से वोटों की फसल तेजी से बढ़ती है। चुनाव, नेताजी, नोटों और वोटों के कनेक्शन की एक और दिलचस्प खबर है। यह खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां मुरादाबाद में बीजेपी उम्मीदवार को नोटों की गड्डियों से तौल दिया गया। इस खबर में खास बात यह है कि बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को नोटों से तौलने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे। उन्होंने कहा कि वो इस मिथक को तोड़ देंगे कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, रामवीर को वोट भी देंगे और चुनाव लड़ने के लिए नोट भी देंगे। नोटों की गड्डियों से तौलने वाला यह वीडियो मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम बहुल गांव कमालपुर फतेहाबाद का है। रामवीर ठाकुर यहां एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, तभी मुस्लिम समर्थकों ने मंच पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर पहले उनका वजन किया, फिर एक बक्से में भरकर उनके वजन के बराबर नोट तौले। दावा है कि ये पैसा मुस्लिम समाज ने चंदा करके इकट्ठा किया था। नुक्कड़ सभा के बाद रामवीर जैसे ही मंच से नीचे उतरे तो मुस्लिमों ने शगुन के तौर पर उन्हें पैसे भी दिए। किसी ने 100 तो किसी ने 500 का नोट बीजेपी प्रत्याशी को जेब से निकाल कर दिया। ऐसे चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को नोटों से तौलना बहुत आम बात है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों को मुस्लिम मतदाता नोटों से तौल दें, यह राजनीतिक अपवाद की श्रेणी में आता है। खैर, वैसे कुंदर की सीट पर करीब 60% मुस्लिम वोटर हैं। इनमें भी करीब 80,000 वोट अकेले तुर्क बिरादरी के हैं। यही वजह है कि पिछले 3 दशक में यहां तुर्क बिरादरी के नेता ही चुनाव जीतकर विधायक बनते रहे। 5 बार इस सीट पर पूर्व मंत्री हाजी अकबर और 3 बार मौजूदा सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव जीता। एक बार बर्ख के पोते जियाउर रहमान भी 2022 में यहां से विधायक रह चुके हैं। ये सभी तुर्क बिरादरी से ही थे। लेकिन इस बार बीजेपी कुंदर की सीट पर समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। 2017 में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर ठाकुर करीब 10,000 वोटों के अंदर से हाजी रिजवान से चुनाव हार गए थे और अब वो फिर से चुनावी मैदान में है। अब पॉलिटिकल खबरों के आखिरी हिस्से में आपको फिर से उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। कल यहां की 9 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। बहुत कुछ स्टेक पर होगा। इससे ठीक पहले वोटरों के आई कार्ड की जांच, नकाब और हिजाब पर राजनीतिक कलेश हो गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कई पोलिंग बूथों पर मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया था। आईडी जांच करने के दौरान समाजवादी पार्टी की समर्थक महिलाओं को परेशान किया गया। इसीलिए इस चुनाव में ऐसे आदेश दिए जाएं कि पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच न करें। सिर्फ और सिर्फ पोलिंग ऑफिसर ही मतदाता का पहचान पत्र की जांच करें। इस चिट्ठी से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि कोई पुलिसकर्मी पहचान पत्र और चेहरे का मिलान करे। चेहरे के मिलान के लिए नकाब हटाना होगा।
समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर 2 लाल कार्ड भी जारी किए हैं। इसमें प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। पार्टी का आरोप है कि कठेरी और कुंदरकी विधानसभा में सत्ता के इशारे पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं के खिलाफ जबरन रेड कार्ड जारी किया जा रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। वोटिंग से पहले जारी इस नए कलेश पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन तमाम सूचनाओं पर कार्रवाई करेगा और जो प्रशासन के लोग जो दबाव बनाना चाहते हैं वो दबाव नहीं बनेगा। हमारे जिम्मेदार नेता हम उनसे कहेंगे जिन क्षेत्रों में चुनाव है हम अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आसपास क्षेत्र के जरूर रहें जिससे हमारा कार्यकर्ता डराया न जाए। नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक ना करे, घूंघट नकाब हिजाब के चेक ना करे। इसलिए पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव आयोग इस संदर्भ में ध्यान देगा और पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन करेगा, चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव आयोग करेगा। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। इलेक्शन कमीशन ने जो एक लाइन जारी की है उसका 100% पालन हो कि पुलिस वाले आईडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड न चेक करें। तो अगर उसका अनुपालन होगा तो निश्चित रूप में मतदाताओं में कोई खौफ और भय नहीं। तो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। पूरे देश में यह माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते। फर्जी वोट का जो सेकुलर वोट है वो बार बार जो है वो इसको जो है वो कभी सेकुलरिज्म से जोड़ देगा, कभी स्वतंत्रता से जोड़ देगा, कभी संविधान से जोड़ देगा। तो इनका पुराना ये धंधा है। फिक्र में बगावत की वो आग दिखाते हैं जिसने पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले लिया है। धीरे धीरे ये पाकिस्तान को जलाती जा रही है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में इस्लामाबाद की कठपुतली सरकार एक कानून बना रही है जिसमें पीओके के लोगों से विरोध प्रदर्शन का अधिकार छीना जा रहा है। इस नियम को लागू करने के बाद सरकार ने सोचा था कि सब डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे, आर्मी के जुल्म को बर्दाश्त करने की आदत डाल लेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। और अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। रावलकोट में तो लगातार दूसरे दिन हजारों लोग सड़क पर निकले। पाकिस्तानी आर्मी के जवान से उनकी झड़प हुई, डंडे चले, कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं हवाई फायरिंग ही हुई। इस प्रदर्शन में पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के खिलाफ नारों की मात्रा ज्यादा थी। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि वो अब इस कठपुतली सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि नई सरकार चुनेंगे। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 9 दिसंबर तक इस काले प्रावधान वाले अध्यादेश को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया और कहा है कि ऐसा नहीं करने पर 10 दिसंबर को पूरे पीओके में ऐसा विशाल प्रदर्शन होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वैसे जो तस्वीरें रावलकोट से आई हैं वैसी ही तस्वीर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से भी आ रही हैं। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनवा के लोग आर्मी और सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। प्रदर्शनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की तस्वीरें गृह युद्ध के संकेत दे रही हैं। पहले से ही भुखमरी और कंगाली में जीने के लिए मजबूर देश के लिए ये चिंताजनक खबर। एक धक्का और दो। वतन हमारा है, वतन हमारा है, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसके फैसले हम लड़ेंगे, इसके फैसले हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम
और अब जरा प्रदूषण की फिक्र कर लेते हैं। दिल्ली वाले इस वक्त एक ऐसे गैस चैम्बर में रहने को मजबूर हैं जिसे ना तो वो छोड़ के जा सकते हैं और ना ही इस हवा में अच्छी तरह सांस ले सकते हैं। और कुछ ऐसा ही दर्द दिल्ली से सटे एनसीआर का भी है, क्योंकि वहां भी प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आज दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर 500 के पार दर्ज किया गया, लेकिन दिल्ली के औसत AQI ने 8 वर्षों के बाद नया रिकॉर्ड बना दिया। वर्ष 2015 से जब से दिल्ली की हवा की सेहत मापी जानी शुरू हुई, तब से दूसरा सबसे दम घोंटू दिन रहा जब आधी से ज्यादा दिल्ली में AQI 500 पर था और औसत AQI 494। दिल्ली में इससे पहले 6 नवंबर 2016 को 497 AQI दर्ज किया गया था। यानी दिल्ली एनसीआर में अब सांस लेना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहां प्रदूषण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है और सिस्टम को, सरकार को और प्रदूषण से जुड़ी एजेंसियों को मुंह चढ़ा रहा है। हालांकि जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है और एक दूसरे को दोषी बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली का प्रदूषण इस वक्त एक नेशनल इमरजेंसी की तरह है और केंद्र सरकार तमाशा देख रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में केजरीवाल ने ही सांसों का आपातकाल लगाया है। दिल्ली सरकार ने पराली जलने के पीछे बीजेपी की नाकामी बताई है, तो बीजेपी कह रही है सबसे ज्यादा पराली आप शासित पंजाब में जल रही है। आप सरकार का कहना है कि उसने चौथी बार चिट्ठी लिखकर केंद्र से कृत्रिम बारिश कराए जाने की मांग की, जबकि बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार काम करने के अलावा सब कुछ कर रही है। हम आपको दिल्ली के इस पॉलिटिकल पॉल्यूशन पर एक न्यूज रील दिखाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ प्रदूषण को लेकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर पार्टी हमला बोल रही है। दिल्ली में हवाओं की इमरजेंसी है, साफ हवा मिलती नहीं, हर सांस के साथ धीमा जहर आपके हमारे शरीर में जा रहा है। और दिल्ली वालों को प्रदूषण की इस हालत में धकेलने का जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसने 10 साल में प्रदूषण से बचने का कोई उपाय नहीं किया। हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सो रही है जिससे कि वो इस देश की सरकार हो ही नहीं। आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से निवेदन शुरू किया। आधा देश आपका इंतजार कर रहा है। आप कब तक आपकी सरकार सोती रहेगी? केजरीवाल साहब ने विधानसभा में कहा कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। वो दिल्ली के मालिक हैं तो अपनी प्रजा का ध्यान करें। दिल्ली में 10 साल से इनकी सरकार है, इनको काम करना चाहिए था, नहीं किया। केंद्र की सरकार ने किया है जो अपना काम करना चाहिए था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कुछ देर पहले TV9 भारतवर्ष ने दिल्ली की सीएम आतिशी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि गैस चैम्बर जैसी स्थिति पूरे उत्तर भारत में है, सिर्फ दिल्ली को दोष देना ठीक नहीं है। धुंध तब छटेगी जब पराली का धुआं आना बंद होगा, ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक पराली का धुआं आता रहेगा तब तक धुंध बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है और कुछ पोल्यूशन बाहर से आ रहा है। दिल्ली सरकार क्या कर सकती है? दिल्ली सरकार इन लोकल सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन पे काम कर सकती है और हमने किया भी है। समस्या ये है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली के बाउंड्री पे कोई दीवार लगी हुई है कि हमारे एक्शंस का असर सिर्फ हम पे आएगा। अगर केंद्र सरकार इतना कुछ कर रही है और इतना कुछ कर सकती है तो पराली जलाना भी तो रोक दें। क्यों नहीं रोकते? क्यों पंजाब में, क्यों हरियाणा में, क्यों उत्तर प्रदेश में, क्यों राजस्थान में पराली जल रही है, क्यों मध्य प्रदेश में पराली जल रही है? क्यों केंद्र सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है? अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण यहां रहने वाले लोगों के शरीर पर कैसे कैसे जख्म दे रहा है। इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली वाले जो हैं वो उनको आंखों में जलन की समस्या काफी महसूस हो रही है। आंखों से पानी आ रहा है, जुकाम और छींक आने की समस्या हो रही है।
गले में खराश और बलगम वाली खांसी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रदूषण कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी नकारात्मक असर डालता है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान फेफड़ों को हो रहा है। लोगों का दम फूल रहा है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। कई स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि किडनी फंक्शन पर भी इस प्रदूषण का बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जहरीली हवा में मौजूद सूक्ष्म कण जो हैं वो शरीर में जाकर लिवर को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और त्वचा पर रैशेज और खुजली की समस्या हो सकती है। आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली कैसे बन जाती है? तो इसके पीछे एक ऐसा कॉकटेल है जो लोगों को बहुत बीमार बना रहा है। इसमें पहला नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो फेफड़ों, त्वचा और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आंख, कान, नाक और रक्त कोशिकाओं पर बुरा असर डालती है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड से खांसी की दिक्कत आ सकती है, सांस फूल सकती है। वैसे आपने अक्सर कई हेल्थ एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि ऐसे प्रदूषण में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्या ये एयर प्यूरिफायर आपको प्रदूषण से बचाने की गारंटी है? आज इस पर हमने काफ़ी रिसर्च के बाद आपके लिए शुद्ध जानकारी वाली फिक्र की फैक्ट शीट तैयार की। ये बात सच है कि एयर प्यूरिफायर हवा में मौजूद धूल के कणों, धुआं और अन्य जहरीले कणों को फिल्टर करके हवा को शुद्ध करता है। लेकिन किस हद तक, ये समझ लेते हैं। जैसे अगर बाहर AQI 150 से 200 के बीच में है और अगर कोई HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहा है तो कमरे का AQI 50 से 75 तक लाने में 15 से 30 मिनट का वक्त लगेगा। अगर बाहर AQI 300 से ज़्यादा है तो कमरे का AQI 100 से 150 तक लाने में 45 से 60 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से 1000 के बीच में है तो कमरे का AQI 200 से 250 तक लाने में भी 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, यह स्तर एयर प्यूरिफायर के बावजूद 200 से 250 या उससे भी ज़्यादा रहेगा, जो प्रदूषण का हानिकारक स्तर माना जाता है। और इस वक्त दिल्ली का AQI 500 के पार है। वैसे एयर प्यूरिफायर कितना दमदार है, ये समझने के लिए दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक है CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट, जो ये बताता है कि आपका प्यूरिफायर 1 मिनट में कितनी शुद्ध हवा की डिलीवरी कर सकता है। 200 वर्ग फुट के कमरे के लिए CADR की वैल्यू 135 से 150 के बीच होनी चाहिए। और दूसरा फैक्टर है ACH यानी एयर चेंजेस पर आवर। ये बताता है कि प्यूरिफायर 1 घंटे में कमरे की हवा को कितनी बार साफ कर सकता है। 500 AQI जैसे प्रदूषण स्तर वाले शहर में कम से कम 5 ACH वाला प्यूरिफायर ज़रूरी है, यानी ऐसा प्यूरिफायर जो 1 घंटे में कमरे की हवा कम से कम 5 बार साफ कर सकता है।